नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। बिहार में जबरदस्त विवाद होने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी ने पीए पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल वहां सरकारी नियम है कि मुख्यमंत्री अपने सगे संबंधियों को इस तरह से पदों पर नहीं रख सकते, लेकिन जीतन राम मांझी को इसका पता ही नहीं था। इस वजह से बीजेपी की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि जीतन राम मांझी किसी वजह से विवादों में आए हैं। जब से मुख्यमंत्री बने हैं, एक के बाद एक विवादास्पद बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार इस पर चुप हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक बिहार जीतन राम मांझी को झेलेगा। इस संबंधी में ये कहीं नहीं डिफाइन है कि संबंधी में कौन लोग होंगे। बेटा होगा, बेटी होगा, बेटी होगी या दामाद होंगे, कौन होगा, ये नहीं है ऐसा। तो उस वक्त यदि क्लियर होता कि दामाद नहीं रह सकते हैं तो उसी वक्त माननीय मुख्यमंत्री मुझे नहीं रखते। 8 साल पहले दामाद को पीए बनाकर मुख्यमंत्री नियम भूल गए और मुख्यमंत्री के दामाद को भी ये पता नहीं था पीए रखने का सरकारी नियम क्या है। जब इन्होंने अपने दामाद की नियुक्ति की तब इन्होंने एक डिक्लेरेशन किया होगा ये मेरे सगे संबंधी नहीं है। ऐसी स्थिति में धोखाधड़ी का मुकदमा, 420 का मुकदमा ये बनता है। जब तक बात पर्दे के पीछे थी तब तक छिपी रही, लेकिन बीजेपी ने सवाल उठाए तो दामाद को पीए की कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब बीजेपी राज्य के तमाम मंत्रियों की पीए नियुक्ति की जांच की मांग कर रही है कि इनके पहले भी एक पीए इसी प्रकार रंगे हाथ लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर पैसा वसूलते हुए गिरफ्तार किए गए थे। इनका दामाद मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठकर ट्रांसफर, पोस्टिंग, सारे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को प्रभावित करता था, लेकिन ये नहीं मालूम था हम लोगों को कि ये उनका दामाद है। पीए की नियुक्ति पर्सनल सेक्रेटरी और कैबिनेट करता है। साल 2000 में कैबिनेट ने सर्कुलर जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद जीतन राम मांझी ने दामाद को पीए बना दिया। 2006 में जब मांझी समाज कल्याण मंत्री थे तब से ही दामाद देवेंद्र पीए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो पीए बने रहे। हम अपने नहीं बनाए हैं, ये सब बनाता है हमारा पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी को हमारी जानकारी होनी चाहिए थी। अब जब हमारे नॉलेज में आया तो उन लोगों को हटा दिया है। विवाद के बाद मुख्यमंत्री के दामाद ने भले ही इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बीजेपी के नेता मांझी पर निशाना साधने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे। जो सर्कुलर्स होते हैं, सरकार में बैठे हुए मुखिया यदि उसका पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? सिंगल पीस सिंगल आइटम अजूबा देश के, न भूतो न भविष्यति। लोकसभा चुनाव में जेडीयू की करारी हार के बाद मांझी की लॉटरी लगी थी, लेकिन मांझी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में छाए रहे। कभी डॉक्टरों का हाथ काटने की बात हो या फिर घूस लेने में कोई बुराई नहीं वाला बयान, मांझी शुरू से ही विवादों में रहे हैं। चर्चा है कि मांझी के बड़बोले बयानों की वजह से उनकी नीतीश से बन नहीं रही है और पार्टी का एक गुट लगातार मांझी के खिलाफ मुहिम चलाए हुए है। जनता दल के भीतर मांझी और नीतीश के बीच में जो जंग छिड़ी है मुख्यमंत्री के पद के लिए, उसी जंग का परिणाम है कि नीतीश खेमे के लोगों ने इस पत्र को लीक किया ताकि जीतन राम मांझी पर दबाव डालकर उनका इस्तीफा दिलवाया जा सके। मांझी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बिहार की कानून व्यवस्था खराब हुई है। सड़क, बिजली, पानी की स्थिति पहले से ज्यादा खराब है। कहा जाता है कि बिहार के मंत्री भी मांझी की बात नहीं मानते। प्रशासन पर भी मांझी की पकड़ नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि बिहार मांझी को कब तक झेलता रहेगा। तो इसी अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि मैंडेट तो नहीं मिला आम लोगों का जीतन राम मांझी को, फिर भी थोपे गए हैं, लेकिन मांझी को कब तक इस तरह से झेलेगा बिहार। नीतीश के नाम पर सरकार बनी थी, फिर जीतन राम मांझी क्यों? और आज वो जो कुछ कर रहे हैं, जो उनके बयान है, उस पर नीतीश कुमार खामोश हैं। लालू और कांग्रेस इस पर चुप क्यों है? लालू की पार्टी से समर्थन दे रही है जेडीयू को। क्या बीजेपी दलित सीएम को निशाना बना रही है? सवाल ये भी है, और ये जेडीयू की तरफ से और खुद जीतन राम मांझी की तरफ से उठ रहा है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में जेडीयू से राजीव रंजन प्रसाद जी मौजूद हैं, बीजेपी से सांसद कीर्ति आजाद जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। इसके अलावा अरविंद मोहन जी हैं और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी मौजूद हैं। सबसे पहले राजीव रंजन जी, सवाल ये कि बिहार की जनता का मैंडेट नीतीश कुमार के लिए था। नीतीश कुमार ने खुद गद्दी छोड़ दी, जीतन राम मांझी को थोप दिया, और मांझी बिहार के साथ क्या कर रहे हैं सब देख रहे हैं। देखिए नेहा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंडेट का ही सम्मान नीतीश कुमार जी ने भी किया था। उन्होंने ये कहा था कि लोकसभा में जो चुनाव परिणाम है, उस परिणाम की जो भावना है उसको समझते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया, और विधानमंडल का सर्वसम्मत फैसला नीतीश कुमार जी को उस पद पर बनाए रखने का था। लेकिन जो उनका एक
जो उनकी सोच थी और जिस तरीके से उन्होंने उस पराजय को सकारात्मक तरीके से लिया, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और बिहार में पहली बार राजीव जी इतिहास में नहीं जाएंगे, मेरा सवाल आपसे सीधा था सर। जीतन राम मांझी क्या किया है उन्होंने बिहार के लिए? वो जब से कुर्सी पर बैठे हैं, जब से मैं कहूं उनकी लॉटरी लगी है, तब से लगातार एक के बाद एक वो विवादास्पद बयान दे रहे हैं, और जिन्होंने उनकी ताजपोशी की नीतीश कुमार वो सब पर खामोश है। ऐसा क्यों? क्या बिहार की जनता के पास और कोई बेहतर विकल्प नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो नीतीश कुमार जी से अगर कोई यह अपेक्षा करे कि हर बयान पर उनकी प्रतिक्रिया है, तो पिछले 40 वर्षों के उनके राजनीतिक जीवन में ऐसे बहुत कम क्षण होंगे जब वो अनायास कोई बात कहने के आदी रहे हैं। इसलिए हर बयान पर उनकी प्रतिक्रिया ली जाए ये संभव नहीं है। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, जीतन राम मांझी जी के सवाल पर जिस तरह के विरोधाभासी बयान भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आ रहे हैं, उसकी वजह भी समझने की जरूरत है कि कहीं न कहीं जीतन राम मांझी जी के नाम के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर जो घमासान उनके यहां मचा है नेतृत्व के सवाल पर, जो एक नहीं बनने वाली सरकार के संभावित 1 दर्जन उम्मीदवार वहां आपस में लड़ रहे हैं, उनका ध्यान बांटने के लिए जीतन राम मांझी जी के इस प्रकरण का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? कार्यकाल के बीच जो लिए गए फैसलों का सवाल है, उन्होंने जो काम किए हैं उसको निराशाजनक नहीं आप कह सकते हैं। नहीं, आप मुझे लगता है कंफ्यूज कर रहे हैं राजीव रंजन जी। नीतीश कुमार के कार्यकाल, नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है, पिछले 5 महीने से जीतन राम मांझी हैं। और ये कैसे मुख्यमंत्री, कीर्ति आजाद जी, ये कैसे मुख्यमंत्री हैं जिनको यही नहीं पता कि सरकारी कानून क्या कहता है? वो आज कैमरे के सामने आके कहते हैं मुझे नहीं पता था। और ये हाल तब से है जब वो मंत्री हुआ करते थे, तब से ये दामाद उनके पीए थे। उन्हें 8 सालों में ये पता नहीं लगा कि सरकार का कानून कहता क्या है प्रदेश का। ये आपने पूछा कैसे मुख्यमंत्री हैं, ये सिंगल पीस मुख्यमंत्री हैं, ना भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी नहीं बनने वाला है। और बड़ी अजीब सी बात है, इन्होंने कहा कि मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी से पूछिए, वो रखते हैं। और तो फिर इनके प्राइवेट सेक्रेटरी के ऊपर भी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से रखा बिना जाने हुए। साथ ही साथ यहाँ यह बता रहे हैं कि हमने मत का जो लोगों ने, मतदाताओं ने किया, उसी का हम सत्कार कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तो एनडीए के रूप में चुनाव लड़ा था, और वैसे में जब हम हट गए थे तो उनको वैसे ही चुनाव करा लेने चाहिए थे। लेकिन जीतन राम मांझी जी तो अपने आप में मिसाल है। थोड़ी थोड़ी शराब पीनी चाहिए, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार हो तो चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। खाओ पियो और दूसरों को भी खिलाओ। अब आप मुझे बताइए कि यह हास्यास्पद है कि नहीं है? बड़ा अजीब सा लगता है जब कभी भी लोगों के बीच में बैठो और बात करो। सिर्फ केवल राजनीतिक जगहों पर नहीं है, पत्रकारों के बीच में आप इसको उजागर करते हैं, केवल वो नहीं, लेकिन जब आम लोगों के बीच में आप बैठते हैं, लोगों से मिलता हूं, दोस्तों के पास जाता हूं, यहां तक कि क्रिकेटर से मिलता हूं, तो वो बड़ी अजीब और गरीब स्थिति बन जाती है और बहुत शर्मनाक हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इनके समय में पनपा है, उसके बारे में किसी को कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जिस प्रकार से यह अभिज्ञता दिखा रहे हैं, वह बिहार का नाम को डुबाने के लिए, बिहार का नाम इन्होंने डुबा दिया है, और उसके आगे अलावा और कोई कुछ नहीं कह सकता। इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनको कानून ना मालूम हो, सर्कुलर के बारे में ना मालूम हो, जो न जानता हो कि सरकारी तरीका क्या है, और मुखिया होते हुए जो न जानता हो, अपने ही दामाद को बिठाए और कहे कि मुझे नहीं पता है, मैं समझता हूं ये सरासर सत्य नहीं है। एक सवाल भी कीर्ति आजाद जी आपसे राजीव रंजन जी का था, मैं उस पर आगे आऊंगी, लेकिन अभी मुद्दा यह है राजीव रंजन जी कि आप किस तरह से डिफेंड करेंगे जीतन राम मांझी को? उन्होंने जो बातें कही हैं उस पर क्या कहा जा सकता है? और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार भी कुछ नहीं कह रहे हैं। अगले साल के चुनाव भी सिर पर है, क्या कहेंगे? उन्होंने ही जनता के सामने रखा है जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के तौर पर। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पहले कीर्ति आजाद जी ने जो बातें कही हैं बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर, और कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए अपने भाषण में। ये आम तौर पर राजनीतिक दलों की ये आदत है कि जब उनके खिलाफ कोई बात होती है तो वो उसके जवाब में उनके तर्क दूसरे होते हैं। इनके पास इस बात का जवाब नहीं होगा कि इनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय रेल मंत्री के बेटे पर एक अभिनेत्री ने
जो जिस तरह के आरोप लगाए, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ नेशनल चैनल पर, एक मिनट, लेकिन उसके बाद भी वो अपने मंत्री पद पर बने हुए। ये कहां से कहां मामले को ले जा रहे हैं? एक केंद्रीय मंत्री पर राजस्थान की एक महिला ने इस तरह के आरोप लगाए। आप इतने सम्मानित नेता हैं, मैं शुरुआत से आपसे जीतन राम मांझी के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी से कई सवाल हो सकते हैं, लेकिन जिनको मुख्यमंत्री आपने बनाया जीतन राम मांझी, उनके बयानों पर, उनकी अनभिज्ञता पर आप क्या कहेंगे? चलिए, मेरे ख्याल में उनसे संपर्क हमारा जो है वो टूट गया है। अरविंद मोहन जी, सवाल ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन जिस तरह की बातें वो करते हैं और आज जिस तरह का प्रकरण सामने आया जिसमें एक सरकारी नियम का उन्हें ज्ञान नहीं है, इसके बाद क्या उम्मीद की जाए? देखिए, इसमें उनको बचाना या उनके पक्ष में बोलना थोड़ा मुश्किल है। और आज जैसे ये बात उठी, कल से उन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया, लेकिन तब भी मैं ये कहूँगा कि 2000 से ये कानून है बिहार में या मुल्क में कहीं, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने और पीए बनाने पे रोक लगाने का अपने हिसाब से सर्कुलर देने के पहले ये कानून कहीं था, ये मुझे ठीक आइडिया नहीं है। आधे से ज़्यादा एमपी अपने परिवार वालों को ही पीए रखे हुए थे और उनका जो भुगतान होता था वो घर में लेते थे। इस किस्म की चीजें, ये बहुत छोटी चीज है। और आप कह रहे हैं ये हर पार्टी में होता, हर पार्टी में होता रहा है। हर जगह जब बीवी को चीफ मिनिस्टर बना दो और ये उस तरह की बातें चलती रही हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। असली बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार, मई चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने जो कुछ किया, उसके बाद बीजेपी 3 दफे पिटी है बुरी तरह, विधानसभा में विश्वास मत के सवाल पे, उपचुनावों में और राज्यसभा चुनाव में। उसके बाद बीजेपी को अचानक ऐसा इस मसले पर ऐसा क्या दिखा कि वो चीफ मिनिस्टर बदलो और चीफ मिनिस्टर हटाओ, ये कौन मुहिम है, ये मेरी समझ में, क्योंकि जीतन राम मांझी ने कोई बहुत ऐसी क्रांतिकारी काम नहीं किया है, लेकिन इतना खराब भी कुछ नहीं किया है। तो नीतीश कुमार को अगर आप नहीं पीट सकते हो तो आप एक दलित चीफ मिनिस्टर की धुनाई करिए। ये कौन राजनीतिक बहादुरी है और ये कौन राजनीति बीजेपी कर रही है? ठीक है, मैं इसका जवाब कीर्ति आजाद जी से लेना चाहूंगी। कीर्ति आजाद जी, ये बात जेडीयू की तरफ से भी उठ रही है, राजीव रंजन जी भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एक दलित मुख्यमंत्री को निशाने पर लाने की कोशिश है और उसके कई सारे कारण भी बताए गए हैं कि क्यों बीजेपी ऐसा कर रही है। नेहा जी, देखिए 3 बातें। एक तो उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्यसभा में पिट गई। पिटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। राज्यसभा बड़ा सीधा साधा इलेक्शन होता है, उसमें जिसके पास ज्यादा होते हैं लोग वो उनके सदस्य बनते हैं। जहां तक बाई इलेक्शन की बात इन्होंने कही, बाई इलेक्शन की बात में मैं मान सकता हूं आपको याद होना चाहिए, क्षेत्रीय मुद्दे रहते हैं वो उसका कारण रहते हैं। मैं सर 1 मिनट कंप्लीट कर लूं। सर मैं 1 मिनट क्लेम कर लूं, आप अगर आज्ञा देंगे तो मैं सर कंप्लीट कर लूंगा। सही बात है कीर्ति आजाद जी, आपके स्मरण के लिए आवश्यक है कि पिछले राज्यसभा चुनाव में किस तरह की तैयारियां आपके मैंने किसी को टोका नहीं, मुख्यमंत्री के निवास पर हुई, किस तरह से नया जी फिर ऐसे बुलाने का फायदा गया और वहां उनको दल के खिलाफ काम करने के लिए उकसाया गया। अगर उसके बाद इसे आप एक सामान्य हार मान करके आप, ठीक है राजीव रंजन जी, आपने रख दी अपनी बात, मैं उसका जवाब ले रही हूँ। ठीक है सर, जिस तरह से आपको एमएलएज ने नकारा था उसे आपको भूलना नहीं चाहिए। राजीव जी, उनको बात पूरी करने देते हैं, मैं फिर आपके पास आऊंगी। बोलिए कीर्ति जी। भैया मेरा एमएलए, हमारे एमएलए ने कहा हमें नकारा था, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। विश्वास मत की बात की तो विश्वास मत हमने इनके खिलाफ में दिखाना था, हमारे पास वो संख्या नहीं थी। तो इन सब चीजों को लाकर बीच में दिखाना कि पिट गई, मैं समझता हूं कि वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। लेकिन जहां तक जीतन राम मांझी जी की बात करते हैं कि हम दलित मुख्यमंत्री के विरोध में हैं, बताइए, मैंने तो ये नहीं कहा था, इन्होंने खुद कहा, अपने टेलीविजन पे दिखाया जब इन्होंने कहा कि रिश्वत लेना कोई बुरी बात नहीं है। रिश्वत लेना और देना दोनों बुरा नहीं मानते हैं। इन्होंने खुद भी माना कि मैंने बिजली का बिल ठीक कराने के लिए 25,000 रुपए कम करवाने के लिए मैंने 5,000 रुपए दिए थे। तो यह खुद ही बोलते रहे हैं। इन्होंने खुद ही कहा है कि समाज में लोगों को शराब पीना चाहिए, शराब पीना कोई खराब बात नहीं है। तो ये मैं तो नहीं कह रहा हूं। अब आप इससे बताइए कि क्या लोगों में प्रक्रिया होगी, किस प्रकार का उदाहरण आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो मैं क्षमा मांग लेता हूं, यदि इसमें कोई सच्चाई है या किसी को इस तो पर सवाल यहाँ पर ये है कि जीतन राम मांझी एक ऐसे मुख्यमंत्री जो भलाई का या विकास का एजेंडा तो क्या देंगे, वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है उनकी पार्टी को भी, क्योंकि लगातार बीजेपी निशाने पर ले रही है। और ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या मांझी के दम पर ही मोदी या बीजेपी का मुकाबला बिहार में करेगी जेडीयू? हमारे साथ इस चर्चा में आरजेडी से प्रभुनाथ सिंह साहब भी जुड़ गए। प्रभुनाथ जी,
लालू प्रसाद यादव मोदी पर तो जब उन्हें मौका मिलता है निशाना साधते हैं, लेकिन बिहार में आप लोग इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। जीतन राम मांझी पर आप लोग कुछ क्यों नहीं कहते? देखिए, नीतीश कुमार ने जो अपने कार्यकाल में एक सिस्टम तैयार किया था, जीतन राम मांझी उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य जरूर है कि पदाधिकारियों पर उनका प्रभाव नहीं बन रहा है, पदाधिकारी उनके बातों को मान नहीं रहे हैं। लेकिन काम आगे नहीं बढ़ने में केंद्र भी बाधक बना हुआ है। हर योजनाओं में पैसा का कटौती करना बिहार के हित में नहीं है, जिसके कारण जीतन राम मांझी सफल मुख्यमंत्री के रूप में प्रभुनाथ जी, मुझे एक बात बताइए सर, यहाँ अधिकारियों की भूमिका कहाँ आती है? जब जीतन राम मांझी कहते हैं डॉक्टरों के हाथ काट देंगे, जब वो कहते हैं कि भाई बाढ़ प्रभावित लोगों को अगर चूहे खाने पड़ रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? चूहा तो वो भी कभी खाते थे। काला बाजारियों पर नकेल नहीं कसेंगे, ये उन्होंने कहा। घूस लेने में कोई बुराई नहीं है। ये तमाम बातें, इस तरह के विवादित बयान उन्होंने दिए और इसी की वजह से वो सुर्खियों में। तो ये जिम्मेदारी, प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या इस तरह की बात करते हैं? आप सहमत हैं इन बातों से? विवादित नहीं, देखिए, विवादित बयान दिए हैं, इस पर किसी ने सहमति नहीं जताया है, हम भी नहीं सहमति जता रहे हैं और आरजेडी की भी इन पर सहमति नहीं है। लेकिन इस पर वो अपना सफाई भी दे चुके हैं कि हम अपना जुमला कहे हैं। हाँ। हाथ काटने का मतलब हाथ काटना नहीं हुआ। नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रकरण है। विजय प्रभुनाथ जी, एक सवाल है मेरा आपसे। अभी आपने कहा कि प्रशासनिक कार्य कोई कमी हो रही हो, अफसर सहयोग नहीं कर रहे हो या केंद्र सहयोग नहीं कर रहा हो, इस कारण जीतन राम मांझी उतने सफल मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि चुनावी साल में फिर ऐसे मुख्यमंत्री को बदल देना चाहिए और ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए कि जो सफलता के साथ मुख्यमंत्री पद का काम कर सके? देखिए, अभी जीतन राम मांझी को कोई 2-4 साल नहीं हुआ है, कम दिन का वक्त मिला है, इसलिए बदल देना नहीं बदल देना जदयू को तय करना है, आरजेडी को तय नहीं करना है। अब रही बात कि जीतन राम मांझी अच्छा काम करें, इसमें आरजेडी सहयोग देने के लिए तैयार है। आरजेडी सहयोग देने के लिए तैयार है और आरजेडी चाहती है कि बिहार में विकास की गति तेज हो, लेकिन केंद्र जानबूझकर चुनावी वर्ष समझकर कि सरकार की बदनामी हो, जो अर्थव्यवस्था है उसको चरमराना चाहती है और आर्थिक मदद नहीं कर रही है। आपको हमला करने का अधिकार है, लेकिन आपने ये नहीं बताया जो सवाल विजय ने पूछा और मैं उसको इस तरह से पूछूंगी, क्या जीतन राम मांझी जैसे मुख्यमंत्री के भरोसे या उनके दम पर या आप नरेंद्र मोदी से लोहा लेंगे 2015 में? कैसे कर पाएंगे? देखिए, पार्टी चुनाव लड़ती है संगठन के बल पर, मुद्दों के बल पर, और इस गठबंधन में 2 महत्वपूर्ण नेता हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी। दोनों का जनता में अपार समर्थन है और जनता के समर्थन के बदौलत नीतीश कुमार का मुकाबला करेंगे और बिहार से ही नरेंद्र मोदी का जो रथ चल रहा है उसका लगाम कसेंगे और फिर वहीं से जो लगाम कसेंगे उसके बाद नरेंद्र मोदी का लगाम परमानेंट के लिए। राजीव रंजन जी, सवाल ये है तो फिर जीतन राम मांझी क्या है? क्या वो सिर्फ एक मुखौटा है? क्या वो सिर्फ बिहार की जनता की दुर्दशा के लिए वहां बैठे हुए हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा फिर नीतीश कुमार वापस गद्दी संभालेंगे? क्या ये देखा जाए, ये माना जाए फिर इसे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, एक बात समझने की जरूरत है कि हमारी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है और अगर विधानमंडल दल के नेता जीतन राम मांझी जी हैं तो पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी हैं और गठबंधन के नेता के तौर पर लालू प्रसाद जी का साथ भी इस गठबंधन की ताकत को बढ़ाता है। आज कहीं ना कहीं ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने के लिए ये कोशिशें हैं कि उन सवालों को उठाया जाए जिनका बहुत ज्यादा मतलब राजीव रंजन जी, सुनिए मेरी बात। नहीं, मतलब नहीं है। नहीं, बिहार की जनता, एक मिनट राजीव जी, मेरी बात सुन लीजिए, आप अपना जवाब दीजिएगा। नहीं, आप दीजिए, अपनी बात का जवाब दीजिएगा, सवाल भी उठाइएगा। मुझे बस आपसे एक सवाल पूछना है, बिहार की जनता की क्या इस वक्त समस्या होगी? बिहार की जनता को अगर कोई नेता आकर कोई बताता है कि मैं विकास करूंगा, मैं सड़कें बनाऊंगा, तो बिहार की जनता उस पर ध्यान देगी? या कोई नेता या मुख्यमंत्री कहें ये कहता है कि नहीं भाई बदहाली है तो चूहे ही खा लो, घूस भी ले लो, चल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कालाबाजारी कर रहे हैं छोटे छोटे व्यापारी, हम उन पर कुछ नहीं करेंगे, तो किस तरफ जाएगी जनता? जनता के सामने क्या प्रायोरिटी होगी? नहीं, नेहा जी, इन तमाम बयानों पर उन्होंने
अपनी सफाई दी और बयानों के पीछे जो व्यवस्था की त्रुटियां हैं उसको ईमानदारी और साफगोई के साथ स्वीकारना भी एक राजनेता की एक बड़ी सच्चाई होती है। और उन्होंने राजीव गांधी और नीतीश कुमार जी दोनों ने कहा कि व्यवस्था में कमियां हैं, उसको बिहार में काफी मजबूती के साथ बढ़ाया गया। अगर अभी भी कोई कमी बाकी है तो उसको दूर करना भी बिहार के सरकार की जवाबदेही है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बयानों के जरिए अगर कोई निहितार्थ भारतीय जनता पार्टी के नेता साधना चाहते हैं तो उन्हें कुछ बयानों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। प्रवीण तोगड़िया ने हाल के दिनों में दिए, जो उनके योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिए, जिस तरीके से बार बार नैतिकता और नैतिक मानदंडों की बात करते हैं, तो गुजरात में लगातार 2 सरकारों में सजा याफ्ता मंत्रियों को बनाए रख करके किन नैतिक मानदंडों का आपको नहीं लगता? ठीक है, वो सवाल मैं लेके जाऊंगी, लेकिन राजीव रंजन जी महत्वपूर्ण सवाल इस बात को जरा सोचिए, ये बहुत पुरानी बात नहीं हो गई है राजीव रंजन जी, ऐसा नहीं लगता आप वहीं पर अभी अटके हुए हैं? क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ और प्रवीण तोगड़िया जो भी कर रहे हैं वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। और सवाल ये है कि मांझी के दम पर आप मोदी से कैसे मुकाबला करेंगे? जीतन राम मांझी, जिनको सरकारी नियम का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कीर्ति आजाद जी के पास। कीर्ति आजाद जी, बात यह है कि जब चुनाव होंगे तो वोट जनता किसको देगी? और जो बात अरविंद जी कह रहे थे मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूंगी। अभी तक की तस्वीर निकल कर आ रही है, ऐसा लग रहा है लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी ने जो ग्राउंड खोया था वो किसी तरह से उसको वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी उसको समझ रही है और उसको काउंटर करने के लिए अब जीतन राम मांझी, जो शायद एक कमजोर कड़ी है इस पूरे घटनाक्रम पे, उन पर इस तरह के वार हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं। देखिए, जो चीज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और कोई हम लोग मुंगेरी लाल तो है नहीं जो यहाँ हसीन सपने देख रहे हैं। जो परिस्थिति बिहार में हम सभी जानते हैं, और जब उस प्रदेश का मुखिया इस प्रकार का होगा जो यह इस प्रकार के विवादित बयान देगा, जिससे शर्मनाक बयान है, यह काम खुद नहीं कर रहे और लोगों को जमीन की सच्चाई नहीं जानने दे रहे कि असली में बिहार में क्या है। साथ में प्रभुनाथ जी से मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि पिछला 2013-14 में कांग्रेस की सरकार थी और वही पैसे दे रहे थे। वित्तीय वर्ष अभी मार्च में 14 में खत्म हुआ है और ये समर्थन उस सरकार कांग्रेस का कर रहे थे जिन्होंने पिछले वर्ष पैसा दिया था। उपयोगिता प्रमाण पत्र आते हैं और केंद्र की तरफ से पैसा जाता है। ये मुझसे बड़े सीनियर है, प्रभुनाथ जी को प्रणाम करता हूं, नाराज नहीं होंगे। प्रभुनाथ जी, तो अगर आप ये सवाल उठाएंगे तो बीजेपी ऐसे जवाब देगी इसका? जी हाँ, नहीं, देखिए ना, आप बार बार पूछ रही हैं कि आप चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेंगे, तो मुद्दे तो साफ बिल्कुल हैं कि हम किन मुद्दों पर लड़ेंगे। नहीं, प्रभुनाथ जी, मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि क्या जीतन राम मांझी की तस्वीर, उनके व्यक्तित्व को आगे करके आप बिहार में जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए, जीतन राम मांझी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन के एक नेता हैं, लेकिन हम जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे वो आपसे बताना चाहते हैं। आप सवाल कर रही हैं तो जरा उत्तर भी सुनिए। प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी ने देश में घूमकर जिन सवालों को उठाया, काला धन वापस लाने का, और देश में 15 लाख रुपया प्रति व्यक्ति के खाते में जमा करने का खाता खुल चुका है देश के लोगों का। अब 15 लाख रुपया कब तक वो जमा करते हैं ये नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा। और हमारे यहाँ व्यक्तित्व के मामले में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी हैं और दोनों का अपार समर्थन बिहार में है। दोनों का समर्थन, और अगर इस बात को मान लिया जाए तो फिर जीतन राम मांझी क्या है? इन सब मुद्दों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अगर वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो बिहार की जनता उसको क्यों झेले? अगर लालू यादव और नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा हैं जेडीयू और आरजेडी के लिए, तो फिर जीतन राम मांझी कौन है? वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनकी क्या जिम्मेदारी है? अरविंद मोहन जी, सवाल ये है कि जीतन राम मांझी के इन बयानों पर नीतीश कुमार क्यों चुप है? उनकी चुप्पी को कैसे देखा जाए? देखिए, नीतीश जी ये सही है कि नहीं बोलते हैं बहुत ज़्यादा और हर बात पे नहीं बोलते हैं, लेकिन अभी अगर जीतन राम मांझी पे हमला हो रहा है तो इसका लाभ किसको मिलेगा ये समझना मुझे थोड़ा अभी भी एक जटिल ये लग रहा है। और बीजेपी ठीक है अटैक की अगुवाई कर रही है, सुशील जी आगे होकर अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की अगुवाई करते हुए सुशील जी 2-3 दफ़े पिट चुके, तो अभी फिर वो दूसरे का खेल खेल रहे हैं या अपना खेल खेल रहे हैं ये समझना मुझे मुश्किल है। क्योंकि बिहार में एक मूव अब सबको ये लगने लगा, जो चुनाव की चिंता आप कर रही हैं, कि क्या फिर से नीतीश जी आ जाएं
या उनका कोई भरोसेमंद आए तो चुनाव बेहतर ढंग से लड़ सकते हैं। तो इसलिए अभी जो अचानक ये हमला हुआ है, और ये मेरे ख्याल से बहुत छोटा मसला है, सही मसला नहीं है और उसको बचाया नहीं जा सकता, लेकिन हमला होने की वजह सुशील जी हैं या कहीं कोई और सरकार वाला पक्ष है, ये डिसाइड करना मुझे अभी भी, और मैं चाहूँगा कि जेडीयू के प्रवक्ता साथ हैं तो वो भी अपनी सफाई दें कि कहीं उनकी तरफ से तो ये हमला नहीं। मैं इसका जवाब लूंगी, और ये भी कि बीजेपी की रणनीति कितनी कामयाब होगी। विजय, लेकिन क्या नीतीश कुमार वापसी कर सकते हैं 2015 से पहले? अगर जेडीयू सबसे बड़ा नेता उन्हें मान रही है, बात तो प्रभुनाथ जी भी कह रहे हैं, जेडीयू के सबसे बड़े नेता। देखिए, कुल मिलाकर कहानी ये है कि इसमें थोड़ा अविश्वास सा होता है कि अचानक ये चीज़ सामने आई हो। पिछले कई सालों से अगर वो उनके पीए बने हुए थे तो ये बात बिहार जैसे राज्य में, जहाँ पर पॉलिटिकली भी बहुत आपस में के अंदर बहुत सारी चीज़ें ढकी छुपी नहीं रहती हैं, ये चीज़ ढकी छुपी रह गई। ये इस पर मुझे ताज्जुब होता है। दूसरा कि जैसा सुशील मोदी खुद आरोप लगा रहे थे कि ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार के साथियों ने ही इस बात को लीक किया ताकि वो जीतेंद्र राम मांझी को हटवाकर एक बार फिर नीतीश को वो मुख्यमंत्री पद की गद्दी दिला सके। मुझे इस संभावना पर भी मुझे लगता है कि गौर किया जाए। ऐसा कोई घोटाला सामने आ गया होता, ऐसी कोई चीज पकड़ में आई होती, ये भी नहीं है। सामान्य किस्म से जो काम कर रहे थे देवेंद्र, वही कर रहे थे। और ये अचानक 2 दिन में ऐसा मसला बन गया। मैं ये जवाब लेना चाहूंगी, इसका वक्त मेरे पास कम है। राजीव रंजन जी, संक्षेप में ये समझाइए कि ये आपके अपने ही लोग कर रहे हैं, और अपने लोग क्या नीतीश कुमार का खेमा कर रहा है? सवाल ये उठ रहे हैं अब। नेहा जी, हताश लोग इसके सिवा और क्या कह सकते हैं? जो हताशा उनके अंदर है, पिछले उपचुनाव ने यह बता दिया है कि बिहार में उनकी वापसी नहीं होने जा रही है, और हमारी पार्टी के अंदर नेतृत्व के सवाल पर कोई संकट नहीं है, कोई अंतर्विरोध नहीं है। नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, विधानमंडल के नेता जीतन राम मांझी जी हैं। पार्टी की पूरी मशीनरी और पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं, और इस तरह के आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी अगर अपना उल्लू सीधा नीतीश कुमार जी कब वापसी करेंगे? जनता उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देगी। 2015 में चुनाव है, कब वापसी करेंगे नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार जी ने कहा है, वो देखिए वो तो विधानमंडल का फैसला है, इसलिए उस पर बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। विधानमंडल ने उनके नेतृत्व में आस्था व्यक्त की थी, और आने वाले समय में पार्टी के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार जी बराबर पार्टी की ओर से पहली पसंद बराबर है। कीर्ति आजाद जी, फिर ये तो तस्वीर साफ है, आप लोग जीतन मांझी पर जो हमला करें, जो कुछ भी करें, लेकिन अंदर खाने तो ये बात है कि नीतीश कुमार वापसी करेंगे, और आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये जो क्यों लीक हो रही है, ये बात क्या हो रही है, ये तमाम चीजों को जोड़ करके देखा जाए तो तस्वीर फिर काफी साफ होती नजर आती है। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि प्रभुनाथ जी वहां बैठे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और उन्होंने कहा कि नीतीश बहुत अच्छे लीडर हैं जदयू के। ये तो कुछ महीने पहले तक में ये कहते थे कि नीतीश के पेट में दांत है, और नीतीश कहता था कि लालू चारा चोर है, और ये आपस में मिले हैं। देखिए, ये 3 तरह के लोग होते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और मौकाटेरियन। ये लोग सत्ता की भूख इतनी ज्यादा इनको लगी रहती है कि ये ढूंढते हैं कि किस प्रकार से एन पेन टर्कैन क्या क्या होता है, सब तरीके से किस तरह सत्ता में बने रहें। और पुनः मैं बता दूं कि जिस प्रकार से मांझी जी के स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये सच में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उनका दामाद वहां बैठा हुआ, उनके सीएमओ में बैठा हुआ, सब लोग की ट्रांसफर पोस्टिंग करता रहा है, और न जाने क्या क्या हुआ है। ठीक है, आप मानेंगे कि जीतन राम मांझी जो है वो बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रभुनाथ जी, जाते जाते जीतन राम मांझी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। बहुत संक्षेप आरोपों को लेकर के आइए, बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। कीर्ति आजाद जी, नेशनल चैनल पर लोगों को गुमराह मत कीजिए, बगैर आरोप के कोई बात ऐसे मत कर। आरोप नहीं लगा रहा हूं भाई साहब, राजीव जी, उनका जवाब भी कहते हैं चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। अच्छा चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है। बिहार की जनता सब देख रही है, और एक सवाल ये है, 2015 के चुनाव में मांझी के दम पर मोदी से मुकाबला, तस्वीर ये होगी या फिर नीतीश कुमार वापसी करेंगे? लेकिन इस बीच में सवाल है कि तब तक जीतन राम मांझी और उनके ऐसे बयानों को बिहार की जनता क्यों झेले? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।